हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर 9 निर्भय बनो पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। जन्म सन 1921 और निधन सन 1977। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार के वर्तमान जिले के पूर्णिया जिले के आरोही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर, नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और तथा कारावास भी भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास महिला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हुए। उसके पहले वे कहानीकारक तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे बोला कि प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार। आंचलिक अर्थात ऐसी कहानियाँ या उपन्यास लिखने वाला जिससे कि कोई अच्छी प्रेरणा मिले। वैसे तो हम जितनी भी कहानियाँ हिंदी साहित्य की जितनी भी कहानियाँ उपन्यास पढ़ते हैं, हर एक उपन्यास कहानी किसी न किसी पे आधारित होती है, लेकिन इनके उपन्यास ऐसे थे जो जीवन को एक नया स्वरूप देते थे, एक नई उमंग देते थे, तो इसलिए इनको आंचलिक कथाकार कहा गया है। फिर इनका जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के आरोही हिंगना गांव में हुआ था और इनकी जो शिक्षा जो भी पढ़ाई है वो विराटनगर, नेपाल तथा वाराणसी में। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, मतलब आज़ादी दिलाने में भी इन्होंने काफ़ी कार्य किया और उसके बाद इनको जेल भी हुई। फिर कुछ समय तक इन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। उसके बाद जो इनका पहला उपन्यास है महिला आंचल, उसके साथ ही ये काफ़ी विख्यात हुए। विख्यात अर्थात काफ़ी प्रसिद्ध हुए और उसके पहले भी वे कहानीकारक तथा रिपोर्टाज के रूप में साहित्य जगत मतलब हिंदी साहित्य जगत में परिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। मतलब कहने का मतलब ये कि जो भी कहानियाँ या जो भी उपन्यास या जो भी इनकी रचना थी, जो भी ये लिखते थे हिंदी की विधाओं में, जिसमें भी ये लेखनी करते थे, उसमें इनकी जीवन की मुखरता, जीवन का जो अनुभव है उसके प्रति इनका व्यक्तित्व कैसा था वो देखने को मिलता है। जीवन की सुरूपता और कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। मतलब जीवन के जो भी अनुभव थे इसका इन्होंने अपनी रचनाओं में चित्रण किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक था। मतलब लोक बोलियाँ उनकी कहानियों में, उपन्यास में ज़्यादा देखने को मिलती है। भाषा में ताजगी और नयापन है। महिला आंचल, पर्थी परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास है तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनकी प्रमुख कहानी संग्रह। और भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। अब हम नीचे की 3 लाइन में देखेंगे कि ये जो कहानी हम पढ़ने वाले निर्भय बनो, तो ये किस पर ली गई है और किस पर आधारित है। मतलब कहने का मतलब ये कि कहानी का उद्देश्य क्या है। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया। मतलब ये कि जो हम ये कहानी पढ़ने वाले ये इनके उपन्यास जो है उसके 7वें प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसा झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। हाँ, इस पाठ के द्वारा या इस कहानी के द्वारा जो शिक्षक है, जो जैसे कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी बच्चों कि जीवन में डर नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो उस काम को बड़ी ही ईमानदारी, मेहनत और लगन से करिए, ताकि क्या है कि आप जीवन में आगे बढ़ें और जो सच है उसके लिए कभी भी डरना नहीं चाहिए। तो उसी के साथ हम कहानी में आगे बढ़ेंगे। प्रियोदा, उसी कहानी में आगे बढ़ेंगे मतलब पाठ को हम आगे देखेंगे। प्रियोदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है प्रियोदा। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। मतलब जो प्रियोदा है वो मैट्रिक में पढ़ता है और स्कूल के जितने भी लड़के हैं और जो उसके टीचर्स हैं वो सभी उसको जानते हैं। स्कूल ही नहीं बल्कि जिस गांव में वो रहता है, छोटे से कस्बे में, वहाँ पे भी उसको सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटका कर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया मतलब क्या कि एक मुट्ठी अनाज का दान करना या एक मुट्ठी अनाज की भीख लेना। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा
अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। मतलब प्रियोदा जो है, जो मैट्रिक में पढ़ता है, और उसके स्कूल के बच्चे, मास्टर, जो भी शिक्षक है वो भी उसको जानते हैं, और जिस गांव में वो रहता है वहाँ पे भी। और उसका एक आश्रम है, सन्यासी आश्रम, जिसके लिए वो जो बगल में झोली लटका लेता है और एक मुट्ठी अनाज पूरे गांव में वसूलने निकलता है। तो कभी अकेला निकलता है तो कभी अपने दोस्तों के साथ। और जब कोई स्कूल का छात्र मतलब विद्यार्थी या शिक्षक बीमार पड़े तो उसकी टोली के सभी लोग उसके घर पे हाजिर, और जब तक वो अच्छा ना हो जाए तब तक उसकी देखभाल करते हैं। रूबी और कालू प्रियोदा के दल में, रूबी और कालू जो है वो प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। रूबी और कालू जो हैं वो प्रियोदा के दल में हैं, और उन लोगों ने मनमोहन, जो एक उनका अन्य मित्र है, उसको भी अपने दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं कि किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमारी की सेवा करने कौन कौन जाएगा। मतलब जैसे ही शनिवार आता है तो शनिवार के बाद सभी इकट्ठे होते हैं स्कूल के बाद, छुटने के बाद। उसके बाद वो लोग खेलते कूदते हैं, गाने बजाते हैं। प्रियोदा जो है वो उनको दुनिया की खबर सुनाता है, और उसी दिन रविवार का प्रोग्राम तय किया जाता है कि कौन मुठिया वसूलने जाएगा और कौन किसकी सेवा के लिए जाएगा। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, मतलब मनमोहन जो है वो भी एक अन्य सदस्य है जो प्रियोदा के दल में शामिल होना चाहता है। तो उसका परिचय देते हुए कालू ने कहा, प्रियोदा, यह मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। वो बोलता है कि बहुत ही अच्छा लड़का है और ये हमारे क्लब मतलब हमारे ग्रुप का सदस्य बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, मतलब उसने उसको पूरा देखा और फिर उसको पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो मनमोहन ने कहा, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। मतलब पहले उसने प्रश्न पूछा तो उसका आंसर उसने जवाब दिया, महात्मा गांधी। फिर दूसरा प्रश्न फिर उसने पूछा प्रियोदा ने कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो मनमोहन पहले तो चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठा कर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर हो रहे और बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? तो वो उसने जवाब दिया, सीख लेंगे, शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो? मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता था। गाना जानते हो? हाँ। तैरना? जी नहीं। फिर मनमोहन चुप रहा, क्योंकि उसे हैजा के नाम से ही डर लगता था। फिर प्रियोदा ने पूछा, गाना जानते हो? तो बोला, जी। फिर बोलता है, तैरना? तो बोलता है, जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। प्रियोदा के दल में एक दूसरा सदस्य था, सूर्य नारायण। तो प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगने लगेगा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन उसका शरीर कैसा है? बहुत ही मजबूत है। रोज 100 मतलब 100 दंड बैठक करता है। उसके साथ ही उसे सूरज पहलवान कहते हैं। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। अब जैसे कि मनमोहन को प्रियोदा को अपने ग्रुप मतलब मनमोहन का जो मित्र है कालू, वो उसे प्रियोदा के दल में शामिल करना चाहता है। तो जैसे ही उसने उसका परिचय दिया तो पहले तो प्रियोदा ने उससे प्रश्न किए। उसके बाद उसने पूछा कि तुम्हें तैरना आता है? तो बोला, नहीं। तो उसने अपने अन्य मित्र सूर्य नारायण से कहा, जो कि पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन उसका शरीर कैसा? बहुत ही मजबूत है, पहलवान की तरह। तो इसलिए उसको सभी दल के लोग उसे सूरज पहलवान कहते हैं, और उसी का काम है कि इस दल के सभी सदस्यों को तैरना सिखलाना। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन के गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। और फिर जैसे जैसे बात आगे चली तो सभी सदस्यों ने बोला कि भाई अब हमको मनमोहन का गीत सुनना है। तो सबने इस तरह की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लज्जाया मतलब थोड़ा शर्माया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खंखा कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। फिर उसने
जैसे ही पहले तो वो थोड़ा शर्माया, लज्जाया, मतलब उसके बाद उसने गीत गाया, थोड़ा अपने गले को साफ किया और फिर उसने गीत गाया। जैसे ही प्रियोदा ने कहा, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। और जैसे ही गीत समाप्त हुआ तो सब दोस्तों ने ताली बजाई और उसके बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मीठा गला है तुम्हारा। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। उसके बाद प्रियोदा जो है वो कालू को कहता है कि कालू तुम सुबह प्रभात फेरी मतलब सुबह में गली गली जाना और भगवान के भजन गाना। तो बोले प्रभात फेरी वाले दोनों गीत तुम मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, मतलब सूरज जो था वो अस्त हो गया समुद्र के तट पे, और बालूचर जहाँ पे वो नदी का किनारा था, जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पत्थर थे, वहाँ पे वो बच्चे बैठा करते थे। तो वहाँ पर हल्की हल्का संध्या, मतलब हल्की हल्की अंधकार आने लग गई, हल्का अंधकार उनका, मतलब लालिमा उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई और दिखा कि हाँ भाई अब सूरज पूरी तरह से डूब गया। पखेरु दल बांध कर वास वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांध कर लौटे, मतलब पंक्ति मतलब एक के बाद एक करके। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था और सब लोग निकलने लग गए। पखेरु दल जो था उसके भी लोग निकल गए और प्रियोदा के दल के जो लोग थे वो भी निकल गए। उसके बाद क्या होता है कि पुल के पास एक गाड़ीवान जो गाड़ी चला रहा था वो तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीबक दीन पहिया हरब भोला गरीब के दिन, मतलब इस तरह से वो कोई गीत गुनगुना रहा था। तो सूरज ने भी उसे सुर से सुर मिलाकर गाना शुरू किया। तो वो लोग सब लौट रहे थे, तो पुल के पास एक आदमी था, वो गाड़ी मतलब गीत गा रहा था, खड़ा था तो गीत गा रहा था। तो जैसे ही सूरज ने देखा तो सूरज भी उसके सुर से सुर मिलाकर गाने लगा, एक टाजे लोटा छल बेटा छल तीन पंक्तियाँ, पीबेत काल लोला लेटक लम, कृत्यानंद झा ने कहा है विद्यापति की लाचारी लाचारी लाचाई ठठाया। बालूचर ने उस पार से किसी ने फायर किया, मतलब इस तरह से सूरज जो था वो गाना गाने लगा। तब तक क्या होता है कि एक फायरिंग की आवाज़, मतलब गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। तो बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा और उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अदलानुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। उसके बाद क्या होता है कि मतलब बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया मतलब दो चिड़िया आपस में बैठी थी, जिसे पखेरु कहते हैं। तो दो चिड़िया आपस में बैठी थी, तो तब तक क्या होता है कि जैसे ही फायरिंग हुई तो वैसे ही एक चिड़िया को गोली लगी और जो था वो नीचे गिर गया, और दूसरा जो चिड़िया का था जोड़ा वो बहुत देर तक रोने लगा। फिर क्या होता है, मटमेला मतलब हल्का अंधकार, तब तक एक अदली नुमी मतलब एक आदमी दौड़ा हुआ आया और उस मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्ला बोला, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह में अचानक निकला होल्ड। तब तक उसके ग्रुप का ही एक इब्राहिम जो था वो बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली मतलब कि उनका नौकर। सब डिप्टी साहब जो होंगे तो उन्होंने फायरिंग की होगी, तो एक चिड़िया का जो था, दो चिड़िया बैठी थी आपस में, छोड़ा तो एक गिर गया। तब तक उसके प्रियोदा के ग्रुप का ही एक आदमी था इब्राहिम, उसने बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है मतलब उनका नौकर है, साला भारी खचड़ा है मतलब बहुत ही ख़राब है। तो प्रियोदा के मुँह से एकदम अचानक शब्द निकला, हॉल्ट शब्द। ये जो हॉल्ट था ये उनके ग्रुप का एक कोडवर्ड था, मतलब जैसे ही कोई गलत शब्द का प्रयोग करेगा तो वो हॉल्ट शब्द का प्रयोग करेंगे कि कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। जैसे उसने हॉल्ट बोला तो इब्राहिम को लगा कि हाँ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द का या गाली मुँह से नहीं निकालेगा। ये उनके ग्रुप का एक नियम था कि कोई भी ग्रुप का कोई भी लड़का गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा और कोई मुँह से गाली भी नहीं निकालेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो सामने वाला उसको हॉल्ट बोलेगा। तो इस तरह से तो इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास होता है। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्य से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और जैसे ही उसने
उसको एहसास हुआ तो उसने अपने सभी सदस्यों और प्रियोदा से माफ़ी मांगी और उसके बाद फिर वापस से उसने कुछ कहा तो उसके मुंह से वापस साला शब्द निकला। तो तब फिर सब जो सदस्य थे बाकी वो सभी हंसने लगे। तो प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने कहा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है। तब तक इब्राहिम जो है वो तब तक प्रियोदा ने बोला कि तुम्हारी 10 गलती हो जाएगी तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो इब्राहिम ने कहा कि लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है, तुम्हारा मुंह खराब होगा उसका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो जो प्रियोदा था वो बोला कि तुम्हारा मुंह खराब होगा, तुम गलत शब्दों का प्रयोग करोगे तो उससे तुम्हारा ही मुंह खराब होगा, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं, इब्राहिम ने कहा, तो वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। तो वो बोलता है कि वे लोग जो गालियाँ देते हैं। तो प्रियोदा बोला कि बहुत लोग गाली देते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, ये वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ देते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीन बात देरी से पूछता है, मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई भी खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात खत्म। उसके बाद जो दूसरा एक सदस्य था उसने बोला कि नहीं प्रियोदा, आप इसको नहीं समझा पाओगे क्योंकि इसको कोई भी बात बहुत ही देर से समझ में आती है। तो उसने बोला, देखो इब्राहिम, क्लब का रूल्स है, मतलब नियम है, वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। बस इसी के साथ ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा देता हूँ। फिर जितने भी लोग थे वो सभी आए और सभी अपने अपने कमरे की ओर जाने लगे और सबने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना जो था मनमोहन, उसको कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुझे पहुँचा देता हूँ। उसके बाद प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। तब तक जो प्रियोदा है मुख्य सदस्य दल का, तो उसने बोला कि मोना तू डरता है, चल मैं तुझे पहुंचा देता हूं, तू घर जा कालू अपने दोस्त को। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। रास्ते में जो प्रियोदा थे वो चुप रहे और एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान का इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं, संतालियाँ की तरह झुंड बांधकर क्यों डरे, अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। उसके बाद क्या होता है कि वो कालू को बोलता है, तू घर जा, मैं मोना को छोड़ देता हूँ। उसके बाद रास्ते में फिर प्रियोदा चुप रहे और एक सूनी जगह पर आकर रुक जाते हैं। देखते हैं कि सड़क के दोनों ओर एक बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं और दोनों पेड़ के बहुत दूर तक खंडर और मैदान है। उसके बाद पास के एक उजड़े हुए मकान, मतलब प्रियोदा जो था उसने पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा किया और इशारा करते हुए कालू मोना को बोला, जानते हो, यह कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, मतलब यहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस था, इसलिए लोग यहाँ पे आने से डरते हैं। उनको लगता है कि यहाँ आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच हैं और मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं। तो क्यों संतालियाँ की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगे? फिर वो बोलता है कि क्या हुआ मोना, तुम डरने लगे, अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। फिर प्रियोदा हंसा और बोला, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा, 10 का काम करने वाले तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो वह गाना, राम रहीम ना। तो मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो वो बोलता है कि देखो, जो एक साथ 10 काम करता है भूत उसको कभी भी परेशान नहीं करता। फिर वो बोलता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे भी ऐसे ही डर लगता था, लेकिन मेरे गुरुजन ने कहा कि जो आदमी 10 काम एक साथ करता है उसको कभी भी डर नहीं लगता, वो खुद भूत होता है। उसके बाद वो बोलता है कि भूत क्या है, कुछ नहीं कर सकता, चलो शुरू करो वो गाना। और फिर मनमोहन गाने लग जाता है। इस तरह से वो धीरे धीरे अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। परमान मतलब एक नदी का नाम, बालूचल मतलब रेतीली
नदी का पट मतलब तट, जहाँ पे नदी होती है उसके साथ आप देखोगे रेत के साथ शंख भी होते हैं। फिर जुदा मतलब अलग, आग्रह मतलब अनुरोध, फरमाइश, हट। पखेरु मतलब पंख वाले पक्षी। दल मतलब झुंड, टीली पंक्ति मतलब कतार। तन्मय मतलब तल्लीन, नाचारी मतलब एक लोकगीत। विकल मतलब व्याकुल, हॉल्ट मीन्स रुको। हर्ज मतलब नुकसान। रूल्स नियम, अपशब्द मतलब गाली या बुरे शब्द। संताल एक आदिवासी जाति। खचड़ा मतलब अड़ंगेबाज, मूर्ख व्यक्ति। अब हम मुहावरे देखेंगे। मुठिया वसूलना मतलब किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना। भला चंगा मतलब स्वस्थ। सिर से पैर तक देखना, भली भांति देखना। महीन बात मतलब सूक्ष्म बात। तो इसी के साथ ये पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।